अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने जो हमने डिस्कस किया था वो था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिपल टाइम क्या होता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी रिपल टाइम के बारे में कि हम इंशाल्लाह रिपल टाइम को डिस्कस करेंगे। तो रिपल टैंक का हमारे पास लेबॉर्ट्रीज में वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम यूजुअली रिपल टैंक से लेबॉर्ट्री में वेव को प्रोड्यूस करते हैं। वेव की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, वेव की स्पीड को, रिफ्लेक्शंस को, रेयर फ्रैक्शंस को और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम रिपल टैंक की मदद से वाटर वेव को प्रोड्यूस करते हैं और फिर इसके थ्रू हम डिफरेंट फिनोमेना ऑफ वेव को ऑब्जर्व करते हैं। तो जस्ट सिंपल आप ये कह सकते हैं कि रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेबॉर्ट्री में वाटर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी बाद में वेव की जो प्रोड्यूस होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो ये डिफाइन किया हुआ जस्ट इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन पे हम जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग पे, और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि जो वेव हमारे पास प्रोड्यूस हुई है थ्रू रिपल टैंक, उनकी थ्रू जो उनका हम रिफ्लेक्शंस, आज हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल हम इसका रेयर फ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट इसके रिफ्लेक्शन के फिनोमेना तक ही रहेंगे। तो रिपल टैंक डिफाइन किया हुआ पहले नंबर पे कि रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वाटर वेव को पैदा करने के लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन में ये होता है हमारे पास कि जो रिपल टैंक है वो हमारे पास उसका जो बॉटम होता है वो हमारे पास ग्लास का होता है और उसके ऊपर हमारे पास वाटर होता है और ये तकरीबन यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी हाइट पर होता है, हाफ नियरली हाफ मीटर अबव। मतलब ये सरफेस के ये जो हमारे पास इस ये जो सरफेस है टेबल की जो लेंथ है वो तकरीबन नियर हाफ मीटर तक होती है। मतलब सिंपल है, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन में है कि ये हमारे पास एक शीशे का एक ग्लास बॉटम है, उसके ऊपर हमारे पास वाटर है और उसके ऊपर हमने एक इस तरह एक मोटर को फिक्स किया हुआ है, वाइब्रेटिंग, जो जिसमें हमारे पास वाइब्रेटिंग मोटर जिसमें वाइब्रेशन पैदा करनी है। कि एक हमने वुड ली हुई है लकड़ी, उसके ऊपर हमने वो एक वाइब्रेटिंग मोटर को फिक्स किया हुआ है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे कि ऑन करते ही ये जो हमारे पास वुड है, वुड जो लकड़ी पड़ी हुई जिसके ऊपर ये फिक्स है, ये भी हमारे पास वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी, थरथराहट पैदा करेगी। इसकी थरथराहट से, इसकी वाइब्रेशन से, इसकी वाइब्रेट करने की वजह से इस ये जो हमारे पास वाटर है इसके ऊपर हमारे पास वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी। इस वाटर वेव को फिर हमने ऑब्जर्व करने के लिए नीचे हमने एक सफ़ेद पेपर या पैटर्न या कोई इस तरह का हमने इंस्ट्रूमेंट, पेपर या यूजुअली हम पेपर्स को या हमारे पास वाइट शीट्स को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम एक लैंप यूज़ कर रहे होते हैं, लैंप को ऑन किया होता है। जैसे ही हम यहाँ पर वेव प्रोड्यूस होती हैं तो इस लैंप की वजह से जो यहाँ पर इमेज बन रहा होता है नीचे, इसके ग्लास के नीचे इमेज बन रहा होता है। वहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो वेव है उसकी क्रस्ट को, उसके रफ को, जो हमारे पास ये ब्लैक लाइंस हमें नज़र आ रही है, ये हमारे पास ट्रफ को शो कर रही है। ये जो हमारे पास वाइट, जो बिटवीन में जो ब्लैक के दो बिटवीन के हमारे पास जो वाइट लाइंस है ये हमारे पास क्रस्ट को शो कर रही होती हैं। तो इट्स वेरी सिंपल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। मैंने जो भी बोला है वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। द apparatus कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्राई, मतलब रेक्टेंगुलर ट्रे है हमारे पास। एक रेक्टेंगुलर को तो आपको पता ही है ना, अगर हमारे पास जिनकी दो अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल में हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर होती है। एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जो जिसका जो बॉटम है वो हमारे पास ग्लास का, शीशे का ग्लास है, सो दैट इनके वाटर यहाँ से इजीली सीन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एंड प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल, और इसको हाफ मीटर सर टेबल के जो सरफेस है उससे हाफ मीटर ऊपर रखा हुआ है, ये जो इसकी लेंथ है। वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंटिंग इन द ट्रे बाय मीन ऑफ वाइब्रेटिंग पैडल। मतलब ये जो हमारे पास वाइब्रेटिंग पैडल है, ये जो हमारे पास वाइब्रेटिंग मोटर है, इसकी मदद से हम इसके ऊपर वाटर वेव प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है।
दिस वाइब्रेटरी इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। इस अब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो वाइब्रेटर जो पैदा कर रहा है ये क्या है हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है जो किसी वुड के ऊपर फिक्स्ड है। जैसे ही हम इसको ऑन कर देंगे तो ये वाइब्रेट करेगी, और जो ये हमारे पास इस तरह वुड के साथ अटैच है कि वुड का जो नीचे वाला हमारे पास बॉटम है वो इस वाटर के साथ अटैच हो रहा है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है ये वाइब्रेट करेगी, उसके नतीजे में ये हमारे पास वुड भी वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने की वजह से ये इसकी जो बॉटम सतह है, जो बॉटम सर्फेस है, वो सारी बात है वाटर के साथ हमने कहा है कि अटैच है। तो उसके वाइब्रेट करने से ये हमारे पास इस पे को वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी। तो जस्ट ये लिखा हुआ वाटर वेव फिर अगर ट्रैवल करेंगी। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे साइड दैट, मतलब वुडन प्लेट पे फिक्स्ड है ओवर द ट्रे साइड दैट लोअर सरफेस जस्ट टच द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब ये जो हमारे पास वुड का है जो बॉटम है, वो बॉटम सरफेस है वो वाटर को टच कर रहा है। On setting the vibrating on this wooden plate start vibrating generate water wave consisting of straight wave front। मतलब जैसे इसको ऑन करेंगे तो वाटर वेव प्रोड्यूस होगी और ये स्ट्रेट वाटर ये जैसे ये नीचे नजर आ रहा है आपको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, यानी कि ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी ऑन किया हुआ है जिसके नतीजे में नीचे हमें इसकी इमेज नजर आ रही है, इमेज बन रही है। An electric bulb is hang above the tray to observe the image of water wave on the paper or screen। ये हमारे पास वाइट जो पेपर है। The crust and trough of the wave paper, मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास ब्राइट है, ये हमारे पास ये ब्राइट लाइंस हैं जो दो हमारे पास ब्लैक जो हमारे पास लाइन उनके दरमियान ये हमारे पास क्रस्ट है, जो हमारे पास ये डार्क लाइंस हैं ये हमारे पास ट्रफ है। ये लिखा हुआ है द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ वाटर पेपर एज ब्राइट एज डार्क रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। नो वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ये थे जस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में सिंपल क्या लिखा हुआ है मैं आपको फिर से समराइज करके बता देता हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और जिसका जो बॉटम है वो हमारे पास ग्लास का है, और ये हमारे पास 1/2 मीटर अबव है। इसकी जो लेंथ है वो हमारे तकरीबन 1/2 मीटर अबव है फ्रॉम द सरफेस। और ये इसके ऊपर एक हमारे पास वाइब्रेटिंग मोटर फिक्स है जो जिसके साथ हमारे पास एक वुड के ऊपर है हमारे पास। और ये जो हमारे पास वुड है उसकी जो बॉटम सतह है, जो बॉटम सरफेस है, वो हमारे पास ये जो वाटर है इसकी इसके साथ बिल्कुल ऑलमोस्ट टच कर रहा है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे इसके ऊपर वेव्स पैदा होंगी, वाटर वेव्स, वो आगे को ट्रैवल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ एज शोन इन फिगर्स। जस्ट ये कंस्ट्रक्शन था, बाद में इसकी वर्किंग है। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास वाटर ये जो रिपर टैंक की मदद से हमने वेव पैदा किए हैं, इसके नतीजे में सारी बात है वेव के साथ फिनोमेना तो कुछ अटैच होते हैं। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, रेयरफेक्शन का फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ये हम वेव के साथ जो भी फिनोमेना है ये हम डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होती है, आप जस्ट यू कैन सी आई विल। रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होती है कि जब जब वेव्स, कोई भी वेव्स हमारे पास, आप वाटर वेव की बात कर रहे हैं, एयर की वेव्स भी होती हैं, दूसरी वेव्स भी होती हैं। अब हम वाटर वेव की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास वाटर वेव के आगे कोई हम रुकावट रखते, कोई बैरियर रखते, कि जैसे ही ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है इसके साथ टकराए और टकराने के बाद ये आगे नहीं बल्कि उसी मीडियम में, ये एक मीडियम वाटर मीडियम है ना, दूसरा मीडियम चाहे यहाँ पर एयर हो, कुछ भी और मीडियम, जब एक मीडियम से वेव्स दूसरे मीडियम में जाने से पहले किसी बैरियर से टकराती है और टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वो वापस आ जाए, तो वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना अपना पाथ, जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। और डिफ्रैक्शन है वो भी हमारे पास आएगा तो हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने जस्ट रिफ्लेक्शन पे रहना है कि जैसे ही वेव किसी बैरियर से टकराई तो वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस कि जो वेव है वो किसी बैरियर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन को आपको अच्छे से डिफाइन करना आना चाहिए कि हमारे पास क्या है। व्हेन इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट वेव्स
यहाँ पर जो हमारे पास इंसिडेंट रही ये वेव्स है ना, ये जब किसी बैरियर के साथ हमारे पास टकराती हैं तो दोबारा उसी उसी में हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर डिफाइन किया है बड़े अच्छे से उसने। आप देखिए, हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना स्टडी करना है ना, जो वेव पैदा हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक बैरियर रख देंगे, प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक, द वाटर विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। जो हमारे पास वाटर वेव है वो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द बैरियर। इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एंगल सो द टू द वेव फ्रंट, मतलब वेव फ्रंट के आगे, सारी बात है वेव फ्रंट जो आगे हमारे पास मूव कर रहे हैं, द रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी सीन अबे रिफ्लेक्शंस। जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम है वो कह रहा है कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है। अब मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि जब ये हमारे पास, जब हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब वेव, इंसिडेंट वेव, किसी इंसिडेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनका एंगल अगर हमारे पास सेम होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास है ये है कि इंसिडेंट एंगल्स और रिफ्लेक्टेड वेव का जो एंगल है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। हमारे पास रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ बन रहा होता है। नॉर्मल ये हमारे पास यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर दोबारा हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट कर रही है और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों अगर सेम हो तो वो हमारे पास होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है कि जिस एंगल के साथ ये जो वेव है इस बैरियर के साथ टकरा रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड, मतलब जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में होके आ रही है, अगर ये दोनों हमारे पास सेम हो तो वो हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर जब नॉर्मल के साथ बनता है, ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, ये हम नॉर्मल के साथ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उसे लेते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स आर सेम, देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो ये लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। The angle of incident wave along the normal will be equal to the angle of reflected wave। ये हमारे पास होता है असल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव, द एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव एंड द एंगल ऑफ reflected of the reflected wave, if both are same then this is called the law of reflections। तो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ बड़े अच्छे तरीके से, when wave moving in a medium falling on the surface of an other medium, जब ए वेव एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जब दूसरी सरफेस में जाने से पहले वो किसी मीडियम के साथ टकराती है, दे बाउंस बैक इनटू द सेम फर्स्ट मीडियम, वो उसी मीडियम में वापस हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो ये हमारे पास अगर उसी मीडियम में वेव दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो के आ जाए, किसी किसी बैरियर के साथ किसी बैरियर के साथ हिट करने के बाद या बाउंस करने के बाद, तो हम उस फिनोमेना को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ रेयर फ्रैक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ डिफ्रैक्शंस क्या होता है बाय यूजिंग दिस मेथड। और इंशाल्लाह उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो बेटा पूछ लीजिएगा ज़रूर, और इसको रीड आउट कीजिएगा अच्छे से, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा अच्छे से।